अनवरत आगे बढ़ा रहा है और आज ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 51वीं पुण्यतिथि पर शिक्षा परिषद की ओर से श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम उसी श्रृंखला का एक पार्ट है। ये वैसे भी श्राद्ध पक्ष माना गया है। गोरक्षपीठ के दोनों आचार्यों ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज तथा ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज इन दोनों महापुरुषों की पुण्यतिथि इसी एक पक्ष के अंदर एक दिन के अंतराल में पड़ती है। अपने पूर्वजों का स्मरण, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हम सबको एक अवसर देता है, साथ ही साथ अपने आप का मूल्यांकन करने का भी एक अवसर देता है। आज गोरक्षपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 51वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम एक वर्चुअल संवाद और समारोह के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस श्रद्धांजलि का कार्यक्रम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हमें प्रदान कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप के मूल्यांकन का भी एक अवसर। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने गोरक्षपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बारे में क्या सोचा था, इन 51 वर्षों में हमने कितनी दूरी तय की, इन 51 वर्षों में कहां पे हमें सफलता प्राप्त हुई और कहां पे सफलता से हम वंचित रहे। हमारी सफलता एक सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। अपनी उन कमियों का मूल्यांकन करना जिसके कारण हम सफल नहीं हो पाए, और उन कमियों का परिमार्जन करते हुए सफलता की उन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना जो लोक मंगल का कारक बन सके। ये हम सब के सामने सदैव एक चुनौती बनी रहेगी। हमारा प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण, प्रत्येक दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष हमें इसके लिए प्रेरित करता है और कुछ नयापन करने के लिए भी निरंतर प्रेरित करता रहता है। हम सबको चाहिए। आज जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए अधिकतर संस्थाओं के प्रधानाचार्य और प्राचार्यगण यहां मौजूद हैं, उन्हें देखना चाहिए कि जीवन में सफलता के लिए नित नए प्रयास करने पड़ते हैं। आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति को बनाए रखते हुए
उससे आगे के विकास के क्रम में आप कैसे सहभागी बन सकते हैं, इसके लिए कार्य करना। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके अपनी संस्था को समाज के लिए और लोक के लिए आदर्श और प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनाने के साथ ही हम उसे लोक मंगल के पथ पर कैसे अग्रसर कर सकते हैं, यह चुनौती हम सबके सामने सदैव बनी रहेगी। हर एक संस्था को इस दिशा से अपना मूल्यांकन करना होगा। आपने देखा होगा कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के अधिकतर सपनों को उनके शिष्य ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज ने अपने समय में पूरा किया। गोरक्षपीठ का इस स्वरूप, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की प्रगति, नाथपंथ से जुड़े हुए स्थलों के विकास के बारे में सोच, सनातन धर्म और भारत के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए किए गए उनके प्रयास, इसकी पृष्ठभूमि में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का आशीर्वाद, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की प्रेरणा, ये सदैव बनी रही। और इस पथ पर महंत अवैद्यनाथ जी महाराज जीवन पर्यंत कार्य करते रहे। जो कार्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यावत जीवन करते रहे, वही कार्य, उसी का प्रतिफल है कि जो भी अपेक्षाएं थी इन पूज्य संतों की, वे पूर्ण होती भी दिखाई दी। और मैं निसंदेह इस बात को कह सकता हूं, पिछला एक वर्ष गोरक्षपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 125वीं जयंती के कार्यक्रम के रूप में भी मनाया। पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की शताब्दी वर्ष के रूप में भी मनाया। इन दोनों महापुरुषों, एक का 125वीं जयंती थी, एक की शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम, वर्ष भर में अनेक कार्यक्रम हुए। मार्च के बाद इन कार्यक्रमों में थोड़ी बहुत विराम आई होगी, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लॉकडाउन और उसके बाद जिस प्रकार के कार्यक्रम अपेक्षित होने चाहिए थे, सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो सकते थे। लेकिन इससे पहले मार्च तक अधिकतर कार्यक्रम संपन्न हुए और इन दोनों महापुरुषों की, एक के 125वीं जयंती का कार्यक्रम, दूसरे पूज्य संत की एक जन्म शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के दौरान उनके जीवन की जो चरम लक्ष्य था, जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस धराधाम पर आकर के उसके अपने जीवन का ध्येय बनाया था कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। इन दोनों महापुरुषों के उस पावन जयंती वर्ष के अवसर पर ये दोनों यह कार्य भी सिद्ध होता हुआ दिखाई दिया। और 5 अगस्त को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 592 वर्ष के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया, तो स्वाभाविक रूप से इन पूज्य संतों की आत्मा को भी असीम शांति की अनुभूति हुई होगी। उन्होंने ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ
इस आंदोलन को लड़ा ही नहीं, उसके अनुरूप जीवन भी जिया। गोरक्षपीठ और गोरक्षपीठ से जुड़ी हुई संस्थाएं मनुष्य मनुष्य के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर सकता, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर। कोई वर्गभेद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई छुआछूत और अस्पृश्यता का भाव नहीं, क्योंकि राम उनके आदर्श थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपने जीवन का आदर्श मान करके उस आदर्श के अनुरूप स्वयं जीवन जीना और उसके अनुरूप अन्य लोगों को भी प्रेरणा प्रदान करना, उसके अनुरूप अन्य लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित करना। अनेक ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के उद्बोधन को, उनके वक्तव्यों को अक्सर सुना होगा, जाना होगा। आप में से कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को सुना होगा या उन्हें देखा होगा। लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज का दर्शन और उन्हें सुनने का अवसर आप में से अधिकतर लोगों को प्राप्त हुआ होगा। आपने देखा होगा उनके भाषण का एक पार्ट जरूर सामाजिक समरसता के लिए समर्पित होता था, और वह उसके अनुरूप अपनी सहजता, अपनी सरलता के अनुरूप वह निरंतर इस मुद्दे को छूते थे और सदैव इस बात के लिए प्रेरित करते थे कि अतीत की गलतियों की परिमार्जन का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है और इस परिमार्जन के माध्यम से ही हम एक समर्थ और सशक्त भारत के निर्माण को आगे बढ़ा सकते हैं। हम विभाजित थे इसलिए गुलाम हुए, हम संगठित होकर के लड़ाई लड़े, यह देश आजाद हुआ। और ये भाव जो उनके मन में था, जिस मुद्दे को लेकर के वे कार्य करते रहे, उसके अनुरूप उन्होंने जीवन भी जिया और उसके अनुरूप उन्होंने अन्य लोगों को प्रेरणा भी प्रदान की। और यही कारण था कि व्यापक परिवर्तन समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हम सबको देखने सुनने को प्राप्त हुआ। आज के इस अवसर पर जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से गोरक्षपीठ के इन दोनों पूज्य आचार्यों के प्रति श्रद्धांजलि का यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, मैं मानता हूं कि शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं की उपस्थिति नहीं हो सकती थी, क्योंकि कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, उस गाइडलाइन का पालन करना था। उसमें बहुत व्यवस्थित तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और गोरक्षपीठ की ओर से आयोजित किया गया। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें मूल्यांकन करना होगा अपने आप का, अपनी संस्था का, कि क्या हमने महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और महंत अवैधनाथ जी महाराज की भावनाओं के अनुरूप अपनी संस्थाओं के विकास के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया है या नहीं किया है। याद रखना, सफलता का कोई एक स्तर नहीं हो सकता, और अगर हमारी संस्था या हमारा कार्य अन्यों के लिए प्रेरणादायी न हो सकता हो, अन्य लोगों के लिए मानक न बन सकता हो, अगर हमारे कृतित्व अन्य लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा नहीं बन सकती है, तो हमें स्वयं के मूल्यांकन को अवश्य करना चाहिए।
अपने कृतित्व को ऐसा बनाइए कि आपका कार्यक्षेत्र, आपकी संस्था औरों के लिए मानक बन सके, औरों के लिए आदर्श बन सके। एक अवसर है ये। कोरोना कालखंड तो एक अवसर है जहां पर नए प्रयोग करते हुए हम लोग अन्यों को भी इस दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, शिक्षण प्रशिक्षण का क्षेत्र पिछले 5-5.5 महीनों से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, वर्चुअल क्लासेस प्रारंभ हुई हैं। हम ऐसा क्या परिवर्तन ला सकते हैं कि बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन हो सके, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकें। टेक्नोलॉजी का मतलब एकदम हाई फाई नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी का मतलब एकदम महंगा नहीं हो सकता। तकनीक सस्ती भी हो, सहज भी हो, सुग्राह्य भी हो और सहजता के साथ लोग उसको प्राप्त भी कर सकें। हम शिक्षण संस्थाएं इस रूप में भी कार्य कर सकती हैं और अपने यहां भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा, इस पूरे कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। ये कार्यक्रम केवल यहां पर कुछ सीमित संख्या में लोग इस कार्यक्रम में बैठते रहे। दोनों सत्रों में, प्रातःकालीन सत्र में इन दोनों महापुरुषों ने जिसके अनुरूप जीवन जिया उससे जुड़े हुए उन विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए सम्मेलनों का आयोजन होता है। सायंकालीन सत्र में जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य राघवाचार्य जी महाराज की पावन, यहां पर उनके श्रीमुख से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा के श्रवण का आनंद भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन तकनीक के जो लोग यहां पे बैठेंगे उनको तो साफ सुनाई देगा, दिखाई भी देगा, लेकिन जो यहां पर नहीं है, नहीं आ सकते, उन लोगों के लिए विभिन्न अन्य माध्यमों से उन तक पहुंचने का भी रास्ता तलाशा गया। ऐसा कार्य मुझे लगता है आने वाले समय में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी संस्थाओं के माध्यम से कुछ छात्रों को क्लास में उपस्थिति के माध्यम से, कुछ को वर्चुअल रूप से उनके घरों तक जोड़ने का माध्यम बना सकती है। एक नया तरीका हम लोग अपना सकते हैं, कम खर्चे में ज्यादा लोगों तक पहुंच। हर तकनीक को जितनी सहज और सरल हम बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचाने का माध्यम बनाएंगे, वह उतना ही ग्राह्य होता हुआ दिखाई देगा और उतनी ही सहज और सरलता से आम जन के उसको अपनाता हुआ दिखाई देगा। ऐसा ही कार्य हम तकनीकी संस्थाओं के लिए भी कर सकते हैं। तकनीकी संस्थाएं भी इस कार्य को कर सकती हैं और तकनीकी संस्थाओं की बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है। टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे एक सामान्य नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है। आपने देखा होगा, पूरे कोरोना कालखंड में जो भी पैसा हम देते थे, गरीब के खाते में पैसा सीधे पहुंच जाता था। उसको बैंक में जाने की या उसके पास कोई व्यक्ति जाकर के पैसा उसके साथ पहुंचाए, इसकी आवश्यकता नहीं थी। एक बटन दबाया, करोड़ों लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच जाता था। तकनीक का उपयोग, तकनीकी संस्थाएं उस तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का रास्ता निकाल सकते हैं, यह कार्य हो सकता है। कैसे हो सकता है, इस पर विचार करना। कोरोना का मतलब सारे कार्य को ठप कर दो, ये नहीं हो सकता। बीमारी का मतलब ये नहीं हो सकता कि हम पलायन कर जाएं। हमें इस चुनौती से जूझना पड़ेगा। स्वयं का बचाव करते हुए लोगों को बचाव के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, लेकिन तकनीक का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों को बचाव का मार्ग भी प्रशस्त हमें करना है।
स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं, तकनीक से भी जुड़ सकती हैं। जो कोविड हॉस्पिटल है वहां पे तो केवल कोरोना से जुड़े हुए मरीजों का उपचार हो रहा है, लेकिन जो नॉन कोविड हॉस्पिटल हैं उनको कोरोना से बचते हुए शेष मरीजों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करानी है। एक बड़ी चुनौती इनके सामने भी। ये कार्य बेहतरीन तरीके से हो सकता है और कुछ नयापन करके हम कर सकते हैं। इसमें रुचि लेनी पड़ेगी। हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। मानवता की सेवा का और लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कालखंड भी है ये। कोविड-19 की चुनौती के बीच इस प्रकार के अनेक नए प्रयास किए जा सकते हैं और ये प्रयास करने का एक माध्यम स्वयं बचते हुए, लोगों को बचाते हुए हम लोग लोगों के जीवन में मंगल कामनाओं की ओर उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। एक भाव हम लोग इसके माध्यम से पैदा कर सकते हैं। ये कालखंड हमारे लिए और भी तरीके से उपयोगी हो सकता है। कोरोना का मतलब ये नहीं कि शिक्षण संस्थाएं पूरी तरह तालाबंद करके हम बैठ जाएं, सामान्य साफ सफाई भी ना हो। जब 6 महीने 7 महीने के बाद विद्यालय आपके खुले तो विद्यालय देखने लायक न बन रहे। साफ सफाई तो नियमित होनी ही चाहिए। विद्यालयों में हम वहां की लैब को, वहां के लाइब्रेरी को, वहां के क्लासरूम को, वहां के ऑफिसेज को, वहां के अन्य संस्थाओं की मरम्मत आदि के कार्यक्रम को भी बहुत व्यवस्थित रूप से आगे कर सकते हैं कि जब विद्यालय खुले उस समय जब बच्चे आए, वे सीमित संख्या में ही क्यों न हो, उस समय वह उस प्रकार का दर्शनीय लगे, उसको कुछ चेंज दिखाई दे, कुछ परिवर्तन दिखाई दे। याद रखना, आप जीवन में सफल तब हो सकते हैं जब चुनौती से 2 कदम आगे आप स्वयं आगे चलने की रणनीति के तहत कार्य कर सकें। अगर हम चुनौती के पीछे हैं तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर हम चुनौती से प्लान कर रहे हैं, सफलता कभी आपके पास नहीं आ सकती है। चुनौती से 2 कदम आगे बढ़ते हुए हम उसके अनुरूप रणनीति, चुनौती से बचते हुए, संक्रमण से बचते हुए और सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जब हम पूरे जज्बे के साथ कार्य करेंगे तो सफलता हमें अवश्य प्राप्त होगी। और कोरोना कालखंड इसके लिए हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा कि हमें मूल्यांकन भी करना चाहिए। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम के अवसर पर महाप्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाएं अपना मूल्यांकन करें और इस बात का मूल्यांकन करें कि उन्होंने क्या प्रगति की है, कहां पर उनकी प्रगति बाधित हुई है, कहां पे कौन सी खामी है कि जिसे आप आपस में बैठ करके उसकी समस्या का मार्ग निकाल सकते हैं। ये सभी कार्य हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि अपने संस्थापकों के प्रति महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का और अपने पूर्व आचार्यों के प्रति गोरक्षपीठ का यह एक विनम्र श्रद्धांजलि होगी। हम एक बार फिर से आज के इस अवसर पर जब ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की 51वीं पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हुए हैं, मैं इस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने गोरक्षपीठ के इस प्रांगण में इन महापुरुषों को स्मरण किया, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला को कोरोना कालखंड के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, उसका पालन करते हुए यहां पर यह आयोजन यहां पर किया है। सचमुच यह
शिक्षा परिषद और गोरखपीठ दोनों से जुड़े हुए जो भी आयोजक मंडल से जुड़े हुए सदस्यगण हैं, वे सभी साधुवाद के पात्र हैं। मैं आज के इस अवसर पर जिनकी प्रेरणा और जिनका आशीर्वाद हम सबका एक बहुत बड़ा संबल सम विषम परिस्थितियों में सदैव बना रहा है, ऐसे ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उस पूज्य संत के प्रति चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की प्रेरणा और उनका प्रकाश महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और गोरक्षपीठ को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। हम लोग उसके अनुरूप निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज का ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि की दृष्टि से हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। आज शिक्षक दिवस भी है। देश के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती का दिन भी है। देश के ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गुरुजनों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हमें प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। अभी इसी सप्ताह देश के पूर्व राष्ट्रपति, देश के वरिष्ठ राजनेता श्री प्रणब मुखर्जी भी दिवंगत हुए हैं। राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता और स्पष्टवादिता के साथ कैसे राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठाओं के कारण हर नागरिक सम्मान का पात्र बन सकता है, श्री प्रणब मुखर्जी उसके एक आदर्श उदाहरण रहे हैं। अभी विगत सप्ताह ही उनका देहावसान हुआ है। मैं इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी के प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे वरिष्ठ सदस्य थे रहे डॉक्टर टीपी शाही। इस कोरोना कालखंड में वह कोरोना संक्रमण के चपेट में आ गए थे और उनका दुखद निधन हुआ है। वे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से बहुत लंबे समय से जुड़े थे। उनके पूज्य पिताजी भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े थे। आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है। मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम में डॉक्टर टीपी शाही जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन सभी महानुभावों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में कोरोना से जूझते हुए, औरों को बचाते हुए स्वयं इसके शिकार हुए हैं, उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हुए कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने में अपने अपने स्तर पर सहयोग देंगे। मैं एक बार फिर से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को उनकी 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य पाठ्य प्राप्त हुआ शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं को और वे अपना मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन
तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी बात की, चाहे वो विकास की बातें हो या अपने गुरुजन की बातें हो, अपने गुरुओं को याद करने की बातें हो, तमाम बातें की। और साथ में उन्होंने प्रणब मुखर्जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सीएम जो प्रणब मुखर्जी को याद करते हुए कि आज शिक्षक दिवस है और गुरुजनों ने ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाया है, चुनौती से आगे चलने पर ही सफलता मिलती है। कुछ ऐसी बातें जो आज उन्होंने रखी इस मंच के जरिए। उन्होंने कहा कि चुनौती से भागने पर सफलता नहीं मिलेगी, कोरोना का मतलब सब कुछ बंद करना नहीं है, इस बात का भी जिक्र किया सीएम योगी ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जरूरी काम और सेवाएं जारी रहनी चाहिए क्योंकि कोरोना काल है। ठीक है, अब कोरोना है लेकिन उससे बचते हुए हमें तमाम जो सेवाएं हैं उसको जारी रखने की जरूरत है। साथ ही कोरोना में गरीब के खाते में सीधे पैसे भी हमने पहुंचाए हैं। तो जो काम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस कोरोना काल में हुए उसको भी उन्होंने बताया, जिक्र किया उसका भी। और एक बटन दबाकर करोड़ों लोगों के खाते में पैसा भेजा, इस बात का जिक्र किया कि जो लोग कोरोना काल में बेरोजगार हो गए थे, जिनको रोजगार की जरूरत थी, उनको रोजगार के लिए पैसा मुहैया कराया गया, रोजगार प्रदान किया गया। तकनीक का प्रयोग करके जीवन को आसान बनाया जा सकता है। ये तमाम तरह की बातें आज इस मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। साथ ही साथ चूंकि कोरोना काल अब भी चल रहा है, उन्होंने कहा कि कोरोना की चुनौती से हमें जूझना होगा, खुद का बचाव करते हुए लोगों को बचाना होगा। हम इस काल में नए प्रयास कर सकते हैं, हमें खुद का मूल्यांकन करना होगा, औरों के लिए आदर्श बने आपका जीवन। तो ये तमाम बातें आज इस मंच से सीएम योगी ने कही है। तो कोरोना काल से लेकर अपने सरकार के कामकाज से लेकर गुरुओं को याद करने से लेकर, क्योंकि आज टीचर्स डे है इसलिए उन लोगों को भी याद करना मुख्यमंत्री नहीं भूले जो कि उनके व्यक्तिगत जीवन में आए और एक गुरु की तरह उनको बहुत चीजें सिखाई। और बार बार उन्होंने कोरोना का जिक्र किया जो कि कोरोना का चल रहा है। और उन्होंने कहा कि कोरोना कालखंड ने हमें बहुत सारी संभावनाएं मिली हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को अपनाना होगा, हमें बेहतर अपने भविष्य को बनाना होगा। कोरोना जरूर है लेकिन नियम कायदे कानूनों का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा महंत दिग्विजय नाथ की 91वीं पुण्यतिथि पर दिग्विजय नाथ के आदर्श थे भगवान राम, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। दिग्विजय नाथ ने लोगों को बेहद प्रेरित किया। दिग्विजय नाथ की बातों से सामाजिक समरसता थी। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए दिग्विजय नाथ के बारे में लोगों के सामने क्या क्या उनकी खूबी थी, क्या कुछ वो समाज को देकर गए हैं, उस बारे में भी जिक्र किया। सीएम योगी आज गोरखपुर पहुंचे और इसके बाद यहां पर दिग्विजय नाथ सभागार पहुंचे जहां पर सीएम राम कथा के समापन समारोह में शामिल हो रहे हैं। सीएम योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर थे जहां पर सीएम आज गोरखपुर में हो रहे कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। और इसी समीक्षा के दौरान, रामकथा के समापन के दौरान सीएम ने आज बहुत सारी बातें की। तो कोरोना काल से लेकर अपनी सरकार ने जिस तरह से कोरोना काल में काम किया है, जो लोग दूसरे शहरों से उत्तर प्रदेश की तरफ लौटे, किस तरह से उनको रोजी रोजगार मुहैया कराया गया, किस तरह से उनके खाते में एक बटन दबाकर पैसे दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ना है और हमें आगे भी बढ़ना है। तो चलिए आप बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर लापरवाह अफसरों पर सीएम योगी सख्त दिखाई दिए हैं। आईएएस अफसरों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड बनेगा। साथ ही साफ छवि वाले अफसरों को भी अब जगह मिलेगी, बनाया जाएगा डीएम। आईएएस अफसरों को सुधारनी होगी अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर ही होगी पोस्टिंग। जनता की शिकायतों को सुलझाना होगा, यानी कि अब उन ऑफिसरों को तवज्जो दी जाएगी जो साफ सुथरी छवि के होंगे, जो जनता के बीच जाएंगे, उनकी शिकायतों को सुनेंगे और उन्हीं आईएएस जो अधिकारी हैं उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनकी पोस्टिंग डिसाइड होगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आज आईएएस अफसरों को लेकर मुख्यमंत्री ने कही है। उन्होंने सख्त रवैया दिखाया है। उन्होंने कहा कि आईएएस अफसरों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड बनेगा और कार्ड इसलिए बनेगा क्योंकि साफ छवि वाले अफसर को ही बनाया जाएगा डीएम। अजीत सिंह इस पर हमारे साथ जुड़ गए।
अजीत, जिस तरह से अधिकारियों की लापरवाही और अधिकारियों का लापरवाह रवैया देखने को मिला है, सीएम लगातार इस ओर इशारा करते रहे हैं कि ठीक है, शासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन अधिकारियों को भी इस ओर तवज्जो देना पड़ेगा। जो काम शासन आगे बढ़ाता है उनको इंप्लीमेंट करने का काम इन्हीं अधिकारियों पर है, और यही वजह है कि आज सीएम सख्त दिखाई दिए हैं। देखिए, बिल्कुल नीलू, कल भी सीएम ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और कहा था कि किसी भी दफ्तर और किसी भी अफसर के पास कोई भी फाइल 7 दिन से अधिक लंबित नहीं होनी चाहिए थी। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि आईएएस अफसरों की जो परफॉर्मेंस है उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और साफ छवि वाले अफसरों को ही जिलों में तैनात किया जाएगा, यानी टीएम बनाया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ जो पात्रों को अनिवार्य रूप से देना होता है उसका सही समय पर निस्तारण जो लोग नहीं कर रहे हैं, झूठी सूचनाएं दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। लेकिन साथ ही जो लोग डीएम बन रहे हैं या जो बनना चाहते हैं उन्हें अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देना होगा। इसके लिए उन्होंने बताया डिक्लेयर किया है कि जो डीएम जिले में तैनात है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी रिपोर्ट बनाई जाए, क्योंकि वो जनता को न्याय दे रहे हैं, उनकी जो योजनाएं हैं उसका लाभ उनको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लिहाजा सभी ऐसे जो आईएएस अफसर हैं जिनको डीएम बनाने के निर्देश पहले से जारी किए गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सरकार ने मांगी है। यानी अजीत, इसको इस तरह से देखा जाए कि अगर आप काम करेंगे, आप जनता के बीच में जाएंगे, जो भी आपके कामकाज का तरीका है वो इनाम के तौर पर यह होगा कि आपको एक अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, आपको डीएम बनाया जाएगा, तो एक तरह से कहीं ना कहीं आपको इसका इनाम भी मिलेगा। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो अच्छा काम करेगा उसे इनाम मिलेगा और जो अच्छा काम नहीं करेगा उसे दंड भी मिलेगा, उसे जिले से हटाया जाएगा। लिहाजा आपकी कार्यशैली पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कई सारे ऐसे जो व्यवस्था है उसके तहत आपकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी, आम लोगों से पूछताछ की जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी जो इन आईएएस अफसरों की रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी कि आप किस तरह फील्ड में काम करते हैं, क्या सरकार की मंशा के अनुरूप आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है अजीत, सरकार की सख्ती है, लेकिन सख्ती के साथ साथ उन्होंने एक ताकीद भी की है कि अच्छा काम करेंगे तो आपको इसका इनाम भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।